स्टूडेंट्स, क्लास 9th की आज के वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 9 में आज हम चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स शुरू करेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 8 में एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। उसका एक चैप्टर पूरा अलग से था, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो वो किस फॉर्म का था? जनरल फॉर्म उसकी थी ax प्लस b बराबर 0, जहाँ पर a और b क्या थे? कोई भी दो वास्तविक संख्याएं थी, रियल नंबर्स थे। a एंड b आर रियल नंबर्स, बट कंडीशन ये थी कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती थी, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू हम वहाँ पर रख दें। तो वहाँ से हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। x क्या है? यहाँ पर हमारा कोई भी वेरिएबल नंबर है, इसकी जगह हम कुछ और भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने x लिया है, तो x की वैल्यू हमें मिल जाती थी यहाँ पर माइनस के b अपॉन a। जैसे अगर मैं कोई एग्जाम्पल लूँ इसके लिए किसी समीकरण का, मान लिया मैंने समीकरण ली 5x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर a और b क्या है? हमारे a और b के मान 5 और 10 हैं। हमने देखा कि a हमारा 0 नहीं है, तो ये हमारी क्या थी? एक चर वाले रैखिक समीकरण की एक उदाहरण है। तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाता है माइनस के 10/5, माइनस b अपॉन हमने कहा था, तो माइनस के 2। ऐसा मान है जो हमारी समीकरण 5x प्लस 10 बराबर 0 को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम किसी एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते थे तो रैखिक समीकरण पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द इक्वेशन, जब तक कि समीकरण के जो दोनों पक्ष थे, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ये हमारे दो पक्ष होते हैं। ax प्लस b बराबर 0 जैसे हमने कहा, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये दो पक्ष होते हैं, हमारे दो साइड्स होती हैं किसी भी इक्वेशन में। तो अगर हम दोनों पक्ष में, दोनों साइड्स में कोई एक नंबर, कोई भी एक संख्या, समान संख्या जोड़ें या घटाएं, तो जैसे 5x प्लस 10 हमने कहा इक्वेशन बराबर 0, इसमें हम क्या करें? दोनों तरफ जो हैं 5x प्लस 10 प्लस 9 इक्वल 0 प्लस 9 करें, तब भी हमारी इक्वेशन की वैल्यू -2 ही आएगी। x की वैल्यू हमारी माइनस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? तो 5x 10 प्लस 9 19 हो जाते हैं, इक्वल 9। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। 5x इज इक्वल टू 9 माइनस 19 का हमने क्या किया? पक्षांतर कर दिया। इसको हमने साइड चेंज करके 9 की तरफ ले आए, तो यहाँ प्लस का है तो इधर जा करके माइनस का हो जाता था ये। तो 5x इज इक्वल टू 9 माइनस 19, माइनस के 10 मिल जाते हैं हमें, और x इज इक्वल टू -10/5 माइनस के 2। तो हमने देखा कि अगर हमने दोनों तरफ 9 ऐड कर दिया तो अब भी हमारा x की वैल्यू -2 ही हमें मिलती है। उसी तरीके से अगर मैं घटा दूंगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए घटाने वाला भी देखते हैं। 5x प्लस 19 है, इसमें से मान लिया मैंने 5x प्लस 10 था, इसमें से मान लिया मैंने 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इधर भी मुझे 6 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये हो जाएंगे 5x 10 माइनस 6 प्लस के 4 और 0 माइनस 6 इक्वल हो जाएंगे माइनस के 6। अब मैं क्या करूँगा? 4 को साइड चेंज करके -6 की तरफ लेके आऊँगा, तो 5x इज इक्वल टू -6 माइनस 4, तो 5x इज इक्वल टू हो जाता है माइनस के 10। यहाँ से हमें फिर x की वैल्यू -10/5 माइनस के 2 ही मिलती है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड में अगर हम सेम नंबर ऐड करें या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वेशन हमारी अनचेंज्ड रहती है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हमारा एक तरह से रूल है कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान
संख्या जोड़ने या घटाने पर समीकरण अप्रभावित रहती है। Equation remains unchanged if we add or we subtract the same number of the both sides in the both sides of the equation। फिर सेकेंड रूल इसमें है कि यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा या भाग दिया जाए, लेकिन शर्त यह है कि वो शून्येतर होनी चाहिए, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए, तो समीकरण हमारी अप्रभावित रहती है। समीकरण के दोनों पक्षों में शून्येतर संख्या से गुणा या भाग करने पर समीकरण अप्रभावित रहती है। If we multiply or if we divide by a non-zero numbers in the both sides of equation, then equation will be अनचेंज्ड। तो इसको भी हम देख लेते हैं बाय एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा था, एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है कि 5x + 10, या कुछ और भी हम अपनी तरफ से ले सकते हैं। मान लिया मैंने लिया 9x - 12 = 0। अब मैं इसको सेम नंबर मान लिया 3 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड्स। तो 9x - 12 × 3 = 0 × 3, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ये हमारी शर्त है। तो 9x की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 27x - 12 × 3, तो 36 = 0 × 3 0। तो 9x - 12 का पहले सॉल्यूशन देख लेते क्या है। 9x - 12 = 0 है, तो x = 12/9, 3 3 = 9, 3 4 = 12, तो x = यहाँ में मिलते हैं 4/3। अब नई जो इक्वेशन है हमारी, उसके वैल्यूज देखते हैं क्या आएंगी। तो 27x = 36 और x = मिलते हैं 36/27, 9 3 = 27, 9 4 = 36। तो x की वैल्यू हमें मिल जाती है वही 4/3 जो कि पहले थी। तो यानी कि अगर हम सेम नंबर से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन के, तो इक्वेशन हमारी अनचेंज रहती है। उसी तरीके से डिवाइड के लिए है। मान लिया 9x - 12 को मैं 3 से ही डिवाइड करता हूँ, 0/3, तो 9x/3 - 12/3 = 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलता है। तो 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 4 = 12। तो यहाँ से मिली 3x - 4 = 0, तो x = 4/3, यहाँ से भी हमें 4/3 मिलता है। तो ये रूल हमेशा हमें ध्यान रखने वाले हैं कि इक्वेशन के अगर दोनों साइड्स में हम सेम नंबर जोड़ेंगे या सेम नंबर घटाएंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारी जो इक्वेशन है अनचेंज रहेगी। उसी तरीके से अगर दोनों पक्षों में हम, दोनों साइड्स में हम किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो भी हमारी इक्वेशन अनचेंज रहेगी। वो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता दिया। तो ये तो थी क्लास 8 की बात, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब क्लास 9th में हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो 2 वेरिएबल्स किस तरह के होते हैं वो भी बताना ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ कि मान लिया राम और श्याम दोनों के पास कुल मिलाकर के 15 रुपये हैं। राम और श्याम दोनों के पास
कुल मिलाकर 15 रुपये है। अब इस जो हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट है इसको हमें इक्वेशंस के उसमें लिखना है। तो ना तो हमें ये पता कि राम के पास कितने रुपए हैं, ना हमें ये पता कि श्याम के पास कितने रुपए हैं। हाँ, इन दोनों के पास हमें पता है कि कुल मिलाकर के 15 रुपये हैं। तो यानी कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, एक राम के पास और एक दूसरा श्याम के पास। तो माना राम के पास रुपए कितने हैं, x। यहाँ पर x की जगह हम कुछ और भी वेरिएबल ले सकते हैं, p, q, r, s, जो भी हमें समझ में आए वो हम यहाँ पर वेरिएबल ले सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि x और y ही ले जाएं, जो हमारी मर्जी में आए वो वेरिएबल हम ले सकते हैं। और माना श्याम के पास जो रुपए हैं वो हैं y रुपए, तो दोनों के पास कुल मिलाकर के 15 हैं, यानी कि x प्लस y, राम के पास रुपए और प्लस श्याम के पास रुपए बराबर 15। तो ये हमारी टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन हमें मिल जाती है। वन वेरिएबल में जो इक्वेशन थी उसका फॉर्म था ax प्लस बी इक्वल 0। यहाँ पर जो टू वेरिएबल्स में जो इक्वेशन होगी उसका जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। यहाँ पर कंडीशन है a b c तीनों क्या हैं, रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, और a एंड b कैन नॉट बी इक्वल 0। a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ये हमारी टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन का एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी नोटबुक की कीमत यानी कि कॉपी की कीमत एक जो कलम है उसकी कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो लेट माना जो कॉपी है उसकी जो कॉस्ट है x रुपये हमने मान ली। आप चाहें तो कुछ और भी मान सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के लिए ले सकते हैं हम, x y z के अलावा p q r s t जो भी कुछ हमें ठीक लगे वो ले सकते हैं। और एक पेन की कीमत कितनी है, y रुपये है। क्या कहा उसने कि नोटबुक की जो कीमत है, जो कॉपी की कॉस्ट है, डबल है किससे, पेन की कीमत से। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई। नोटबुक की कीमत हमने x मानी है और पेन की कीमत हमने y मानी है, तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 2y इक्वल 0। तो ये हमने जो हमारा स्टेटमेंट हमें दिया था उसको जो है लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में यहाँ पर शो कर दिया। तो x माइनस 2y इक्वल 0 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक में a b c के मान बताइए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इक्वल 9.35 बार। 5 के ऊपर बार लगाए मीन्स 5 जो है रिपीटेडली आ रहा है, यहाँ पर लगातार आता चला जाएगा। तो इसको हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो यानी कि 9.35 को हमें जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके पास लेकर के जाना होगा। तो 2x प्लस 3y, यहाँ पर प्लस का है तो इधर आकर के ये
माइनस का बन जाएगा, इक्वल 0। अब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ में। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर a है, तो मीन्स a इज इक्वल टू 2 आ गया। y का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ पर b है, तो मीन्स b इज इक्वल टू 3 आ गया। और प्लस c है, यहाँ पर है माइनस के 9.35, तो माइनस 9.35 बार। तो ये हमारा इसमें आंसर हमें मिल जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, जब भी हम कोफिशिएंट्स को लिखेंगे, ए, बी और सी की वैल्यूज़ को लिखेंगे, तो जो साइन होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको साथ में लिखा जाएगा। सेकंड पार्ट है x माइनस वाई बाई 5 माइनस के 10 इक्वल 0। अब ये हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाली फॉर्म में तो है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है कि y के जो कोफिशिएंट है वो 1/5 है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भी एक रियल नंबर है। 1/5 इज़ ए रियल नंबर। तो हमने पहले ही कहा था कि a, b और c क्या होने चाहिए, तीनों रियल नंबर होने चाहिए। तो ये ऑलरेडी ax प्लस बी प्लस सी वाली फॉर्म में ऑलरेडी है। अब यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू x का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू जो y का कोफिशिएंट है वो है -1/5 और c की वैल्यू है यहाँ पर माइनस के 10। तो ये हमें आंसर यहाँ पर मिल जाता है। पार्ट नंबर 3, -2x प्लस 3y इक्वल 6। तो इसको हमें लाना है, तो पहले 6 को हम इस लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो माइनस के 2x प्लस के 3y और 6 प्लस के हैं तो इधर जा करके माइनस में हो जाएंगे, इक्वल 0। कंपैरिजन करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ में, तो a की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पर माइनस के 2, b की वैल्यू मिलती है प्लस के 3 और c की वैल्यू मिलती है माइनस के 6। तो ये हमारा इसमें आंसर हमें मिल जाता है। फिर इसका फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल टू 3y। तो x प्लस बी वाई प्लस सी में लाना है, तो x 3y को हम x के पास ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, x माइनस 3y इक्वल 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर चूँकि हमारे पास c नहीं है, तो c नहीं है का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं +0 इक्वल 0। चाहे हम इसको ना भी लिखें, ये सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा है। तो अगर हम नहीं भी लिखेंगे इसको, x माइनस 3y इक्वल 0 ही लिख के रहने देंगे, तब भी वो हमारा सही होगा। तो अब इसके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेरिजन करेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 है y का कोफिशिएंट और c यहाँ पर 0 है, तो आंसर में मिल जाता है। फिफ्थ पार्ट है 2x इक्वल माइनस के 5। तो 2x इधर जा करके प्लस के हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे ये, तो प्लस 5y इक्वल 0 होगा। यहाँ पर भी हमने c नहीं है तो ना भी लिखें, जहाँ हमने +0 लिखा था यहाँ पर हमने नहीं लिखा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट 2 है, b इज इक्वल टू 5 है और c इक्वल 0 है। क्योंकि c यहाँ पर है ही नहीं, तो यानी कि c इज इक्वल टू 0। यह हमारा आंसर फिफ्थ पार्ट का हमें मिल जाता है। सिक्स्थ पार्ट है 3x प्लस 2 इक्वल 0। तो 3x प्लस 2 इक्वल 0, यहाँ पर हम देखते हैं कि y वाला कोफिशिएंट हमारे पास है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारी क्या है, वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है जो हमने क्लास 8th में की थी, लेकिन हमें इसको बदलना है 2 वेरिएबल्स में। तो कोई बात नहीं, 3x प्लस 0 इंटू वाई करके हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम जब कंपैरिजन करेंगे तो a इज इक्वल टू 3 है, b इक्वल 0 है और c इक्वल 2 है। तो ये हमारा यहाँ पर हमें आंसर मिल जाता है। देखो, 2 वेरिएबल्स होने के लिए कंडीशन क्या थी कि a और b 0 नहीं होने चाहिए। तो अगर इनमें से कोई भी 0 हो जाता है, जैसे यहाँ पर हमारा b 0 हो गया, तो इक्वेशन हमारी 1 वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कह सकते हैं। फिर 7th पार्ट इसका y माइनस 2 इक्वल 0, ये भी एक हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है।
तो डबल वेरिएबल में हमें इसको कन्वर्ट करना है तो 0 इंटू एक्स करके लिख देंगे, हालांकि रहेगी इक्वेशन हमारी 1 वेरिएबल वाली ही है। तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इक्वल -2, ये हमारा आंसर। पार्ट नंबर 8, 5 इक्वल 2x। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 या -2x प्लस 5 इक्वल 0। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू -2 आ जाएंगे, b इक्वल 0 हैं और c इक्वल 5 है। तो ये हमें आंसर मिल जाता है। तो ये एक्सरसाइज हमारी 4.1 यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। अब हम जो हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपका धन्यवाद।